ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक इस तरह से शुरुआत करें कि पहले तो हम सबसे परिचय करवाते हैं मैम का नाम से। और कुछ लोग फेस से भी परिचित हैं, लेकिन सारे के सारे पर्सनली नहीं हैं। तो इंडियन स्कूल के मैम लक्ष्मी मैम बहुत ही सदस्य है और साथ और इनके अगर अचीवमेंट की बात करें और इनकी खूबियों की बात करें तो चाहे वो क्लासरूम मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्टाफ मैनेजमेंट हो, स्कूल में लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करने से रिलेटेड हो, या फिर लर्निंग में कुछ एक मैम मुझे अभी कोई औरों को भी कट के आ रही है जी, मुझे ही आवाज कट कट के आ रही है कि औरों को भी आपकी आवाज कट के आ रही है? मैम मुझे भी कट के आ रही है, मैम की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है, कट के आ रही है मैम, कट रही है हम बाहर ही निकल, हाँ तो बाहर ही निकल करके हम बात करते हैं। अभी ठीक है? हाँ बेटर है। ठीक है मैम, रिसेप्शन एरिया में आ गए हैं। ओके। तो मैम के बारे में आपने जो भी बताया वो अक्षरशः वो एक वास्तविकता है। और अभी जब आप लोग उनके साथ वार्तालाप करेंगे तो खुद समझ पाएंगे कि कितना विस्तृत दायरा है उनकी सोच का, उनके काम का। और जहां पर हम लोग अभी जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या जो बेस्ट शेयरिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनकी जो शेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, वो बड़ा दूरगामी परिणाम वाला होगा। तो मैम से मेरा अनुरोध है कि आप वो इस वेबिनार को फॉर्मली स्टार्ट करें और हम लोग पूरे वेबिनार में थोड़े से इनफॉर्मल होंगे, जिससे कि बहुत ही सहजता से अपनी अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। तो प्लीज मैम आप ओके, थैंक यू सरिता, थैंक यू वेरी मच। मैं ये भी बताना चाहूंगी सबसे पहले सरिता से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और उसके सोच और उसकी क्या बोलना चाहिए पैशन और हर चीज को बहुत गंभीरता से सोचने समझने की एक हमेशा की उसकी आदत के लिए मैं उससे बहुत इम्प्रेस रहती हूँ। सो थैंक यू सरिता कि आपने हमको और हमारी टीम को यहाँ पर आज इनवाइट किया। मुझे बहुत सारी कॉमन फैक्टर्स वैसे भी नजर आती है YBM में और KK अकेडमी में, जो हमारी बेसिक वैल्यूज हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं रूथ और रस्तोगी साहब, जो हमारा स्टूडेंट प्रोफाइल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कि हमें ये लगता है कि कॉमन ग्राउंड होने की वजह से जो भी हम आपस में आज शेयर करेंगे वो बहुत मीनिंगफुल होगा। तो इसके लिए थैंक्स, हमें भी एक मौका मिल रहा है आपसे बहुत सारी नई चीजें आई एम श्योर सुनने के लिए। तो आई थिंक जहां पर ये बात शुरू हुई कि हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जो कोविड-19 के बाद स्कूल्स बंद होने की बात है। तो कोविड-19 वॉरियर्स, आई थिंक टीचर्स का मेंशन उस कैटेगरी में जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन भी वर्क फ्रॉम होम, बेशक उसको बोलते हैं लोग, लेकिन हमने एक दिन भी कोई ब्रेक नहीं लिया किसी टीचर ने। और जहां स्कूल बंद हुआ तो हमारी चिंता शुरू हो गई, हमने ये नहीं सोचा कि अब छुट्टी मिली। तो हम भी उतने ही कोविड-19 वॉरियर कहलाने के हकदार हैं। और मुझे लगता है कि कोविड-19 की वजह से हमें सबको अपना नजरिया दोबारा देखना और उसके ऊपर सोचना पड़ा, जो अच्छी चीज है। एक तरह से अगर देखो तो जो चीज हम करते थे हमें बिल्कुल
डिफरेंटली अब उसको उसके बारे में सोचना पड़ा और उसको बहुत डिफरेंटली करना पड़ा। जैसे कोई राइट हैंडर से बोला जाए कि अब लेफ्ट हैंड से ही लिखना है और कोई चारा नहीं है और ऐसे ही लिखते रहना है और उतना ही अच्छा साफ साफ लिखना है ताकि देखने वाला उसको उतना ही अच्छी तरीके से रीड कर पाए। तो वो चैलेंज हमने एक दिन भी अपना प्रयास उसके लिए नहीं छोड़ा है। अब मुझे लगता है कि हमारे हाथ की सफाई और अच्छी होती जा रही है। तो कंग्रेचुलेशंस आप सभी को भी, जितने टीचर्स यहाँ पर हैं, कि आपने इस चैलेंज को इतने अच्छे ढंग से निभाया। एक तरह से परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और ऐसा होना भी चाहिए कि टाइम टू टाइम बदलाव होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अपने एक रोज के दिनचर्या में इतने यूज्ड टू हो जाते हैं तो शायद सोचना बंद कर देते हैं कि हम इस चीज को ऐसे क्यों कर रहे हैं या ये चीज ही क्यों कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए भी एक मौका मिला कि हम हर चीज को दोबारा से देख रहे हैं और उस चीज को समझ रहे हैं। दिक्कतें स्वाभाविक हैं और सब किसी को आएंगी, हर समय आएंगी और आती ही रहेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। तो पढ़ाने में भी दिक्कतें आपको आज तक भी आती होंगी, हमें भी आती हैं, लेकिन उसकी वजह से हम रुके नहीं हैं, आप भी नहीं रुके हैं और उसके कुछ ना कुछ हल निकालते हुए आगे बढ़े हैं। और किसी भी दिक्कत की वजह से कोई भी टीचर नहीं रुका है आज तक। दूसरी अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों का किसी का ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, तो सब एक तरह से जीरो पे, बेसलाइन पे फिर से स्टार्ट हुए हैं। किसी का 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा हो तो वो भी स्टार्टर है और उसके लिए मुझे लगता है एक आजादी का महसूस हुआ होगा कि अब हम भी फ्रेशर हैं। तो एक फ्रेशर होने का मजेदार एहसास, मुक्ति एक तरह से मिली कि हमें कुछ नया सोचने को मिला, बिल्कुल एक नए तरीके से फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करने को मिला। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली किसी को नहीं आइडिया था कि ये कैसे होने वाला है। हम थोड़ी सी, हमारी जर्नी जरूर एक जैसी ही रही होगी जब हमने सबने सोचा कि क्या हम जूम पे क्लास करें, क्या हम गूगल मीट पे क्लास करें। बहुत सारे अलग अलग विचार आए होंगे और सजेशंस आए होंगे, हमने पता भी लगाया होगा और इवेंचुअली आई थिंक आप भी और हम भी ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो आज के डिस्कशंस में मैं चाहूंगी कि इतना ही मेरा इंट्रोडक्शन हो। बाकी जिन टीचर्स ने जो जो नई चीजें की, नए नए प्रयास किए, आप भी कर रहे होंगे, लेकिन जो भी किया वो यहाँ शेयर करेंगे और उस शेयरिंग के बाद जब हमारा एक प्रेजेंटेशन खत्म होगा तब प्लीज फील फ्री कि आप क्वेश्चंस पूछिए और आपने भी उन एरियाज में कुछ अगर और भी डिफरेंट और एक्साइटिंग कुछ प्रयास किए हो तो वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू एज वेल। तो इसको एक आदान प्रदान का जरिया मानते हैं आज का वेबिनार। तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ अपने इस स्क्रीन को जिसमें प्रेजेंटेशन है। तो सरिता, विल आई बी एबल टू शेयर द स्क्रीन? आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? मैम अभी तो नहीं आ रहा है। यस मैम। तो ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ये हम लोगों ने जब स्टार्ट किया व्हाट्सएप से क्लासेस ऑनलाइन पढ़ा शुरू किया तो ये एक तरह से हमारा एक लोगो सा बन गया, तकदीर मेरे मोबाइल में, कि हमारे भी बच्चों के पास कोई लैपटॉप नहीं था, कोई ज्यादातर किसी के पास कोई डेस्कटॉप नहीं था। ऐसे ही मुझे लगता है कि आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल में भी दिक्कतें रही होंगी। तो हर बच्चे की पढ़ाई मोबाइल से ही हो रही थी। तो एक जब डिस्कशन के बाद ये चीज तय हो गई तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि फिर क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या पढ़ाएं। अब उस टाइम पे जब अचानक से अप्रैल में हमें सेशन स्टार्ट करना था तो हमें मालूम था फॉर श्योर कि बच्चों के पास नए क्लास की बुक्स नहीं होंगी और जब बुक्स नहीं होंगी तो हम कैसे पढ़ाएं।
तो ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज रहा, क्योंकि बिल्कुल ही हमने कभी भी अपने टीचिंग करियर्स में विदाउट बुक पूरे मतलब 1 महीने अगर सोचा जाए कि विदाउट बुक आपको पढ़ाना है, तो हमने 1 महीने तक ये भी किया। और जब ये सोचना पड़ा कि अब हम अगले साल की अगर मान के चल रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ाना है। तो मेरा आपसे ये सवाल है इस स्लाइड को लेकर के कि आपको क्या लगता है कि ये किस कक्षा के लिए ये वर्कशीट बनाया गया होगा और ये कौन सा पाठ्यक्रम होगा? कोई बताना चाहेगा गेस करके? मैम ये डाटा हैंडलिंग चैप्टर का है मैम। हाँ, और क्लास 6। ओके, कोई और गेस करना चाहेगा? स्पेशली कुछ मैथ्स टीचर्स शायद गेस करना चाहें। मैम ये बार चार्ट है हाँ जिसमें डेटा कलेक्ट करके हम बनाते हैं। जी, जी किस क्लास के लिए आपको गेस लगता है ये होगा? मैम क्लास 6 के लिए भी है, 5th के लिए भी है और 7th के लिए भी है मैम। ओके, 7th के लिए भी। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्लास 2 की टीचर ने अपनी मैथ्स के क्लास के लिए बनाया था। और क्यों बनाया था? क्योंकि हमारे पास बुक्स नहीं थी और उसको ये लगा कि उसकी पर्टिकुलर जो बैच है क्लास 2 के बच्चों को ये समझ में आएगा। और बिलीव मी, ये समझ में आया और बच्चों ने ये किया। ये जो आप फिल्ड इन वर्कशीट देख रहे हैं, ये टीचर की है जो वर्कशीट के आंसर उसने बाद में भेजे, लेकिन बच्चों ने जो फिल इन किया वो क्लास 2 के बच्चों ने किया। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन वो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब हम बुक से हट जाते हैं और ये नहीं सोचते कि हमें बुक के हिसाब से पढ़ाना है, तो कभी कभी हम बहुत ही एक नए एरियाज में आ सकते हैं जो हमने पहले ना सोचा हो। तो हमारी शुरुआत थी सोचने की कि क्या पढ़ाया जाए, वो यही था कि एक तो हम उस बैच को देखें कि वो क्या कर सकते हैं और उनको किस चीजों में रुचि है और उसी डायरेक्शन में उनको लेके चले। और बुक की अगर हम चिंता ना करके चले तो हमें ये सोचना है कि क्या चीजें चाहिए उस क्लास के बच्चों को, ताकि वो अगली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने स्टार्ट की ऑनलाइन क्लासेस विदाउट बुक्स। अब मैं आगे बढ़ाऊंगी, टीचर्स को इनवाइट करूंगी कि वो कुछ बोले जो उनके खुद के एक्सपीरियंसेस रहे, चाहे विद बुक रहा हो चाहे विदाउट बुक रहा हो। तो I'd like to invite the team of KK टीचर्स जो एक के बाद एक कुछ अपने स्लाइड के हिसाब से अपना एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने क्या प्रैक्टिसेस निभाए। ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी, मैं प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाती हूँ। जैसे कि आप सब भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, इस क्रूशल टाइम में हम लोगों ने भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हाउ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स जब बच्चे स्कूल में ही नहीं है। सामने रहते हैं तो हमारे पास बहुत मीन्स होते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के, लेकिन जब बच्चे सामने ही नहीं हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम सब ने मैम के गाइडेंस में बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मीटिंग्स की। फिर हम लोगों ने ये मिलकर डिसाइड किया कि सबसे पहले तो जितना हो सके हमें थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल टीचिंग पे जोर देना है। और अब प्रैक्टिकल टीचिंग पे जोर देना है तो उसके लिए हमने पीपीटीज बनाई, ऑडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए, वीडियोस बनाए और इनके जरिए बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया। और ये सभी कुछ हमारे ओरिजिनल थे, कहीं से भी हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया था। जैसे स्कूल में हम फ्लैश कार्ड्स बना के पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने घर पे भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि वो बच्चों को हेल्प करें हिंदी, इंग्लिश और नंबर्स के फ्लैश कार्ड्स बनाने में। तो पेरेंट्स ने भी उत्साह दिखाया और बच्चों ने
तीनों सब्जेक्ट्स में फ्लैश कार्ड्स बनाए। ये फ्लैश कार्ड्स अल्फाबेट्स के थे, जिनको जोड़ के वो शब्द बनाए और शब्दों के बाद वो सेंटेंसेस फ्रेम करें। मैथ्स में भी ऐसे ही हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के सिंबल्स के साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराई। हिंदी में मात्राओं का सिखाना बहुत सक्सेसफुल रहा। जैसे इंग्लिश में साउंड वर्ड्स जैसा आप देख सकते हैं, वो हमने इन्हीं फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से सिखाए। और हमें आश्चर्य तो तब हुआ जब बच्चे कुछ कुछ इनके अलावा, हमारे भेजे गए वीडियोस के अलावा भी कुछ कुछ नया करके दिखाने लगे। एडिशन के सम्स अगर हमने 5 भेजे हैं तो 5 वो अपनी तरफ से बना के पिक्चर खींच के वो सॉल्व करके सेंड करने लगे। तो ये लगा कि पेरेंट्स को भी समझ में आया कि हाँ, स्कूल में किस तरह से टीचर्स कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हो तो वो कैसे क्लियर करते हैं। मैम, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? कुछ अपने आप, कुछ सबके साथ। रिटन मटेरियल तो हो गया, अब बच्चों की रीडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए। इसके लिए कई बार क्या होता है, पेरेंट्स घर पे बताने वाले नहीं है तो वो बच्चे कोई भी वर्ड गलत प्रोनाउंस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम टीचर्स ने टेक्स्ट का वीडियो बना के, ऑडियो पे एक्चुअली बना के उनको सेंड किया, जिससे कि वो बार बार सुने। और फिर बच्चों से कहा गया कि आप भी अपना रीडिंग करते हुए एक ऑडियो और वीडियो बना के सेंड करेंगे। उसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन था, कहाँ पॉज था, कहाँ स्टॉप करना था, ये सब उनको समझ में आया। तो काफी हद तक हमें देखने को मिला कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी आया और उनकी रीडिंग इम्प्रूव हुई। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं एक ड्राइंग है, उसके नीचे एक छोटी सी स्टोरी है। तो ये हम बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं अपने स्कूल में भी, कि किसी भी बच्चे को बुलाया और बोर्ड पे ड्राइंग बनवाई और उसके बाद हर बच्चे से कुछ ना कुछ उस ड्राइंग से रिलेटेड एक एक सेंटेंस बोलने को कहा गया। तो ऐसे ही हमने घर पे भी होमवर्क दिया उनको कि रैंडमली किसी भी टॉपिक पे वो ड्राइंग बनाई। अब ड्राइंग बनाने के बाद जब नेक्स्ट डे किसी भी एक बच्चे की ड्राइंग हमने ग्रुप पे शेयर कर दी, उसके बाद उसमें अगर कुछ लगा, हमें लगा कि कुछ डिफिकल्ट पिक्चर्स हैं तो उसमें कीवर्ड्स थे, और फिर बच्चों से कहा कि अब इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए इस ड्राइंग पे आपको एक स्टोरी बनानी है। तो उन्होंने स्टोरी सेंटेंसेस बनाए जो हम लिखते रहे, बच्चे अपने आप लिखते रहे, नोट करते रहे, उसके बाद एक स्टोरी बन गई। तो ऐसे हर बच्चे ने अपनी अपनी ड्राइंग पे एक एक स्टोरी बनाई और इस तरह से उनके पास भी टेक्स्ट बुक के अलावा एक अच्छा सा रीडिंग मटेरियल तैयार हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तारीखों के करीब आ गए हम। अब ये साल 2020 खत्म होने को आ गया। हर साल हम अपने स्कूल में स्कूल का कैलेंडर बनाते थे, जो आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, वो प्रिंटेड होता था और अदर साइड ऑफ द कैलेंडर, हाफ साइड में बच्चे अपना आर्ट वर्क करते थे। अब ये भी हम छोड़ नहीं सकते थे किसी भी तरीके से, क्योंकि ये हमारा कई सालों से ये एक रेगुलर एक्टिविटी है। तो हमने क्या किया कि बच्चों को बोला एक पंच पेपर का पैकेट ले आइए। उनको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथ्स हमने मैथ्स की कॉपी में खुद के उनको सेंड किया और कहा अब आप लोग ऐसे ही देख के अपने मंथ्स रेडी कर लीजिए। उसको पंच शीट में पेस्ट करेंगे और अदर हाफ में आप उसको या तो अपना कुछ आर्ट वर्क कर सकते हैं, या हमारी आर्ट क्लासेस होती हैं जो हमारे रेगुलर टाइम टेबल में है, उसमें आर्ट मैम कुछ कराएंगी तो आप वो पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों का कैलेंडर भी रेडी हो गया। पढ़ाई हुई अधिक व्यवहारिक। ये आप देख रहे हैं कि बच्चे कुछ कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ये हम अरविंद गुप्ता चॉइस का रेफरेंस से बच्चों को करने के लिए बोलते हैं, और साइंस में ये लोग घर पे खूब सारी चीजें उनको अवेलेबल है। हर रोज मीन्स वीक में एक बार तो हम कह ही सकते हैं कि हर बच्चा किसी न किसी एक नए साइंस एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ एक नया टॉय के साथ रेडी रहता है, उसका वीडियो रेडी रहता है जो क्लास में शेयर करता है। तो इससे बच्चों को, अभी बच्चों को नहीं पता है कि किसने कौन सा बनाया है, सब बच्चे अपना अपना एक एक टॉय बना के डेफिनेटली रेडी रहते हैं। तो इन ऑनलाइन क्लासेस में जो हम सभी टीचर्स ने एक चीज एक्सपीरियंस की वो ये कि बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है।
जो बच्चे क्लास में थोड़ा कम बोलते थे वो तो बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं, क्योंकि हम डेली हमारा एक ये रहता है कि कम से कम हम 15 to 20 मिनट्स इंटरैक्टिव सेशन जरूर रखें बच्चों के साथ। उससे क्या है, बच्चे बोलना भी सीखते हैं और बहुत ज्यादा मुखर हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग और ये जो क्लासेस हैं एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजुला शुक्ला है और मैं प्री प्राइमरी में टीचर हूँ। मैं यहाँ पर आपके साथ यह शेयर करना चाहूँगी कि हमने लर्निंग मटेरियल को किस तरह से क्रिएट करवाया और बच्चों को उसमें किस तरह से इन्वॉल्व रखा। स्कूल में बच्चे एक्चुअली राइटिंग रीडिंग के अलावा प्रैक्टिकली काफ़ी कुछ सीखते थे और आप भी कराते ही होंगे। तो हमने सोचा कि बच्चे स्कूल मिस ना करें, तो हमने घर में इजीली अवेलेबल मटेरियल यूज करते हुए सभी बच्चों से एक लर्निंग लैब तैयार करवाई। इसमें बच्चे किसी भी समय उसको यूज कर रहे थे और खेल खेल में सीख रहे थे। इसमें हमने काफी एक्टिविटीज करवाई, जैसे ये स्लाइड पे शो कर रहा है घर बन गया प्रयोगशाला। तो हमने इसमें पैटर्न की एक्टिविटी करवाई। इसमें हमने कहा कि लीव्स, फ्लावर्स, पेंसिल्स, बटन्स, क्रेयॉन्स, यूटेंसिल्स, क्लचर्स आप कलेक्ट करिए और फिर हमने बच्चों को एक हमने पैटर्न बना के दिखाया। फिर हमने कहा कि अब आप अपने खुद के पैटर्न्स तैयार करिए। तो बच्चों ने काफी अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाए। फिर सेकेंड पिक्चर में हमने पजल बनाना सिखाया बच्चों को। तो इसमें हमने कहा कि आप अपनी कोई ड्राइंग बनाइए और फिर उसको कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर दीजिए, फिर उसको 4 पार्ट्स में कट करिए। तो बच्चों ने वैसे ही किया, फिर उसको शफल कर दिया, फिर बच्चों ने वही ड्राइंग रिक्रिएट करी। फिर मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमने हर चीज से कुछ मजा और सीख, इसमें हमने जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं कि बिग एंड स्मॉल की एक्टिविटी करवाई। इसमें बच्चों से कहा कि आप कुछ भी बड़े छोटे बॉक्सेस या डिब्बे या पेंसिल, क्लचर्स कलेक्ट करिए और उसको फिर छोटे से बड़े और बड़े से छोटे के क्रम में लगाइए। तो इसमें भी बच्चों ने काफी इंजॉय किया। फिर हमने एज अ फन वॉल्यूम एक्टिविटी करवाई, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं एक बच्चा जग से पानी को कुछ कप्स में डाल रहा है। तो इसमें भी काफी इंजॉय किया बच्चों ने। फिर हमने सोचा कि बच्चों को स्क्रीन से और कैसे हम दूर रखें। तो इसके लिए हमने उनकी फिजिकल एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए कुछ गेम्स कराए और कुछ योगा भी करवाया, जैसे गाना बजाना फिटनेस बढ़ाना। तो इसमें हमारे यहाँ एक वीक में एक योगा क्लास होती है, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं एक बच्ची योगा कर रही है। फिर हमने गेम्स कराए, एक ये है स्ट्रॉ एंड कैप्स। इसमें बच्ची स्ट्रॉ से कैप को फूंक रही है और एंड पॉइंट तक ले जा रही है। एक एक्टिविटी हमने कराई म्यूजिक की, जिसमें ग्लास और बाउल रखवा दिए और बच्चे को स्पून से उसको हिट करना था, जिससे बच्चा जो है उसके साउंड्स क्लियर कर रहा था कि किस तरह से साउंड आती है। और काफी हम लोग ने गेम्स कराया, जैसे बॉटल विद कैप्स कराया। तो इस तरह से इससे जो है पेरेंट्स की काफी पॉजिटिव फीडबैक्स हम लोग को मिले और इससे उन्हें ये भी समझ में आया कि हम स्कूल में किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं और खेल खेल में पढ़ाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम फन के साथ लर्निंग कराते रहें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका साइगल, मैं प्राइमरी क्लासेस लेती हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हम लोगों ने लिटरेचर को और क्रिएटिव वे में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया। जैसा कि आप सभी को जानते होंगे कि रीडिंग राइटिंग स्किल्स पर तो सभी ध्यान देते हैं, पर थिंकिंग स्किल भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है।
क्योंकि जब तक बच्चों के सोचने की शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हम लोगों को तब रियलाइज हुई जब हम लोगों ने एक स्टोरी वर्कशॉप अटेंड की, जिसमें हमने सीखा कि कैसे एक सिंपल सी रेड राइडिंग हुड की स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी, तो कैसे उस स्टोरी को हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करके हम उसको फनी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कि भेड़िए ने चश्मा पहना होता और मेकअप किया होता तो रेड राइडिंग हुड को कैसा लगता, क्या वो डरती, या उसमें कुछ हम ऐसी चीजें ऐड करके कैसे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि वो स्टोरी थोड़ी स्केरी हो जाए। जैसे अगर रास्ता अगर उस गुफा से ऐसी गुफा से होके निकलता जहां बहुत सारे जानवर होते या जहां पे बहुत डरावने सीन होते, तो वो कैसे रेड राइडिंग हुड क्या उसको पार करके जाती या नहीं जाती। तो सबसे पहले इसके लिए हम सभी टीचर्स से मिलके अपना खुद का एक स्टोरी बैंक बनाया जो हमारी ही आवाजों में था। हमने अपनी खुद की स्टोरियां रिकॉर्ड की, हमने उसमें उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने उसमें म्यूजिक ऐड किए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो स्टोरियां हमारे नॉर्मल चैप्टर में से न होके बिल्कुल डिफरेंट थी, जो कि रेगुलर लाइफ से रिलेटेड थी। फिर उन्हीं स्टोरीज को हमने बच्चों को देकर उनसे रेगुलर क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे, साथ में हम उनसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते थे जो उस स्टोरी से बिल्कुल हटकर होते थे, जिससे उनको कुछ सोचने का मिले। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन से बिल्कुल हटकर है कि जैसे अकबर ने घोड़े की कल्पना की वैसी कल्पना अगर तुम करो तो कैसा घोड़ा चाहोगे, या उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, ऐसा अपना बताते हुए बच्चों को अपना वीडियो बनाकर भेजना था। फिर इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में बच्चों से कुछ चित्र दिए, शब्द दिए, जिससे उन्होंने अपनी खुद की स्टोरियां लिखी। फिर उन्हीं स्टोरियों को उन बच्चों को कहा कि वो पपेट के थ्रू प्रेजेंट करें। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इन 2 स्लाइडों में 2 अलग-अलग स्टोरी बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। किसी में बच्चे खुद से जो है अपने प्रेजेंट होते हुए डायलॉग के साथ प्रेजेंट किया, कहीं पे म्यूजिक और बिल्कुल इफेक्ट देके बच्चों ने अपनी स्टोरियां क्रिएट की। मैम प्लीज शो द नेक्स्ट स्लाइड। फिर अब इस बच्चे ने तो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्क किया था, जबकि मैंने बच्चों से बोला था कि आपको स्टोरी अपनी एक वीडियो बना के भेजना है, स्टोरी अपनी प्रेजेंट करते हैं। अब इसने बिल्कुल अपना डिफरेंट स्टाइल दिखाया, इसने सारा नरेशन भी खुद किया, एक्टिंग भी खुद की, मतलब वो लड़की भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया। तो ये क्रिएटिविटी इसने उसकी बाहर आई जो हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। फिर इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने बच्चों को जो चित्र और शब्द दिए, जिससे उन्होंने खुद की कहानियां भी बनाई। फिर चैप्टर्स भी ऐसे इंट्रोड्यूस किए जिससे बच्चों ने स्टोरी कार्ड्स बनाए। लेसन को कॉमिक स्टाइल में, जैसे आप देख सकते हैं, आप सभी ने वो खड्ग सिंह और बाबा भारती की कहानी सुनी होगी। तो अब इसमें बच्चों को ये टास्क दिया गया कि वो स्टोरी को ऐसे बनाए जिसमें वो सारी चीजें आ सकती हैं जो उन्हें स्टोरी में दिख रही हैं विद डायलॉग्स। तो इस तरह के टास्क भी दे के, इस तरह की चीजें एक्टिविटी दे करके बच्चों को लेसन से के सारे पहलू उनको समझ में आ सके, ऐसी एक्टिविटीज दी गई। फिर हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग गेम भी बनवाए पढ़ाई से रिलेटेड, जैसा आप स्लाइड में देख सकते हैं। इन दोनों स्लाइडों में इधर लेफ्ट साइड की स्लाइड में एक ऑपोजिट के ऊपर बोर्ड गेम बनवाया जिससे बच्चा खेल खेल में भी सीख सके। इसमें था कि आप जहाँ पे डाइस जाएगी वहां पे आपको उस शब्द का विलोम बोलना है और फिर उसी विलोम के उसके शब्द और विलोम के वाक्य बनाने। इस तरह से बच्चों ने पढ़ा तो पढ़ाई भी सीखी और उनका फन भी हुआ और फैमिली के मेंबर्स भी उनके साथ बैठ के एंजॉय कर सके। फिर इसी तरह हम लोगों ने खेल खेल में उनकी लर्निंग और एंजॉयमेंट दोनों पे ध्यान दिया। और जैसा कि अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये है तो एक आर्ट और क्राफ्ट वर्क, पर जब ये बन के तैयार हुआ तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों से कहा कि आप इस पे स्टोरी बुक क्रिएट करिए या कोई पोयम लिखिए। उनको शब्द, पहले तो उनसे शब्द पूछे कि क्या क्या दिख रहा है,
चित्र में आपको क्या समझ में आ रहा है, उन्होंने शब्द दिए थे, उससे कहानियां बनाने को कहा। फिर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी कहानी नरेट की, किसी ने उसके ऊपर इतनी अच्छी कविता बनाई जिससे दो सब्जेक्ट आपस में एक साथ जुड़ पाए। उनको भी लगा कि ये सिर्फ आर्ट नहीं है, अगर हम इसके थ्रू और भी चीजें कर सकते हैं प्रेजेंट। इसके अलावा हम लोगों ने कैरेक्टर बेस्ड डिस्कशन भी कराए। जैसे यदि अगर आप देखें तो मोस्टली चैप्टर्स में 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं ज्यादातर, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन कराए कि अगर वे उनकी जगह होते तो वे कैसा व्यवहार करते या कैसा फील करते अगर वो उनकी सिचुएशन में होते। इसी तरह अभी जैसे इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जो अभी मैंने बात की, अभी कुछ दिन पहले बच्चों ने मेरे सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया था, तो मैंने ऐसे ही नेक्स्ट डे बहुत ही लो फील कर रही थी, मैंने कहा पूछूं बच्चों से कि ये कैसे, क्यों ऐसा इन लोगों ने किया। तो मैंने उनको एक जनरल टास्क दिया, क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें बॉयज को बोला कि उन्होंने उनको उन बच्चों की सोच बतानी है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया और उन्हें डांट भी पड़ी कि उन्होंने होमवर्क क्यों नहीं किया, और गर्ल्स को मेरी सोच बतानी है कि जब मुझे होमवर्क नहीं मिला आपका करके तो मुझे कैसा फील हुआ होगा। तो और आप मानेंगे नहीं कि एक ऐसे यूनिक वर्क आता है जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। और जैसा कि मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से हुआ है, क्योंकि बच्चे बुक से बाहर निकलकर सोचने लगे। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज पर ऐसे पहुंचे हम कि जब स्टोरी बैंक बन गया, थॉट्स वाले क्वेश्चंस बन गए, तैयार हो गए, तो उसके बाद एंट्री ली स्टोरी वाली मैम ने। एक स्टोरी वाली मैम है हमारी पल्लवी मैम, जिनका टैगलाइन बहुत फेमस हो गया है। वो हर समय बच्चों को ये कहती है, मैं हूं ना। उनका कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी बात रखनी है बिल्कुल निडर होकर के, क्योंकि मैं हूं ना पीछे से सपोर्ट देने के लिए और हेल्प करने के लिए, तो कोशिश करो जैसे भी हो, मैं हूं ना। तो वो क्या करती है कि हर वीक में उनकी एक स्टोरी क्लास होती है और वो उसमें एक चैलेंज देती है बच्चों को। या तो वो बच्चे कुछ एवरीडे होने वाले इवेंट को ड्रामेटाइज करके उसकी वीडियो लेकर के भेजे, या कोई ऐसी इमेजिनरी चीज की वीडियो भेजे, जैसे कि अगर मैं बहुत लंबा हो गया होता, अगर मैं गायब हो गया होता, अगर मैं बहुत मोटा हो गया होता, तो उसकी वीडियो एक्टिंग करते हुए मे बी विदाउट एनी साउंड माइंड में। या फिर जैसे आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, तो लेटेस्ट उनका एपिसोड ड्रामा स्टोरी का ये था कि हर बच्चे को 10 ब्रेकिंग न्यूज सुनानी थी, इस तरीके से कि एज वो जर्नलिस्ट हो और वो अपने घर की कोई 10 ब्रेकिंग खबरें सुना रहा हो। तो इस तरह से बच्चों ने बहुत एंजॉय भी किया, और शायद जो कुछ बच्चे जो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा पीछे हट करके और थोड़ा डरते कि हम सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे या कुछ मतलब संकोच करते हैं, उनके लिए भी एकदम मैदान जो है खुल गया। और अब आई बारी फैमिलीज की, तो जब वीडियोस बन रहे थे तो फैमिलीज भी उसके साथ जुड़ गई। और ये जो आप लेफ्ट साइड में सीन देख रहे हैं, ये 2 बच्चे अपनी माँ के साथ चेस खेल रहे हैं, और ये भी एक वीडियो का हिस्सा है जिसमें कुछ इमेजिन करके बच्चों को प्रेजेंट करना था। ये लड़की इनविजिबल हो गई एक्चुअली उस कहानी में, और वो बाकी लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं, और वो उसके अपने भाई का हाथ झटक के हटा रही है। तो दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये लड़का एक्चुअली अपने घर की स्क्रीन के सामने है। उसको एक्सरसाइज ये दिया गया था कि ये जो टर्टल है, इस टर्टल की फीलिंग्स को इमेजिन करो, और ये इमेजिन करो ये टर्टल हमसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो जहां हम अब, और आपने भी 7 हैबिट्स की वर्कशॉप अटेंड की होगी मंजुला की, जिसमें एम्पैथी की बात होती है। तो बहुत तरीकों से वही चीज हो रही है इन स्टोरी सेशंस में भी। और जो अभी प्रियंका ने बताया कि अपनी फीलिंग्स बताना, दूसरे की फीलिंग्स को इमेजिन करना और उनको सामने लाना कि टीचर को कैसा महसूस हुआ होगा, ये टर्टल क्या फील कर रहा होगा। तो बच्चों ने बहुत ही मतलब फीलिंग वाली चीजें बोली, जो शायद
हमने कभी उनसे इतनी गहराई की बातें स्कूल टाइम में नहीं सुनी थी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज हुई कि फैमिलीज भी बहुत काफी सारी फैमिलीज मैं देखती हूँ कि 100% इन्वॉल्व हैं इन सब एक्टिविटीज में। नाउ टू अंजलि। हेलो, मेरा नाम अंजलि फ्रे है और मैं केके एकेडमी में क्लास 4, 5 और 6 को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और मैं एक्चुअली एक केके एकेडमी की ओल्ड स्टूडेंट भी हूँ। मैं लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी रंजन मैम सबसे पढ़ चुकी हूँ। तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं स्कूल में वापस आ गई और पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपके साथ आपको अपनी क्लास 6 की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना चाह रही थी। तो जब 3 महीने पहले लक्ष्मी मैम ने मुझसे बोला कि हमें व्हाट्सएप पे पढ़ाना होगा, तो मैं बहुत परेशान हुई कि कैसे यूजुअली मैंने लोगों को स्कूल में सामने सामने जाके पढ़ाया था। तो मुझे लगा कि मैं कैसे गेज कर पाऊंगी कि बच्चों की क्या एबिलिटी है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनके प्रॉब्लम एरियाज हैं। बट व्हाट्सएप यूज करने से मुझे ये लगा कि मुझे जो हम लोग का डिस्कशन हुआ उसमें उन्होंने जो ऑडियोज भेजे अपने रिप्लाईज में या मैसेजेस भेजे, वो कॉन्क्रीट एविडेंस थे ऑफ क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी। अगर आप स्लाइड देखिए तो मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें मैंने उनको कुछ काम दिया था और उसमें साफ साफ मैंने अंडरलाइन किया है कि क्या ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स थी। तो ये ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स मैंने उनके चैट को एनालाइज करके मैंने फिर ये प्रॉब्लम एरियाज को कैसे क्या उनका गैप फिल किया जाए वो देखा। और उनकी एबिलिटी जो थी उसपे मैंने देखा कि कैसे उसपे फिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद जब बात आई हिस्ट्री की, तो मैं हिस्ट्री जब पढ़ाना था तो मुझे ये लगा कि हिस्ट्री बेसिकली फैक्ट्स है और फैक्ट सीखना बहुत बोरिंग हो जाता है। तो मैंने फिर इन लोग को मैंने सोचा कि इन लोग को मुझे पढ़ाना होगा कि कैसे लर्न करा जाए। तो हम लोग को 4 रिवर वैली सिविलाइजेशंस करने थे इन हिस्ट्री। तो मैंने ये 4 सिविलाइजेशंस अपने स्टूडेंट्स में बांट दिए, ग्रुप्स बना दिए फॉर ईच सिविलाइजेशन। और फिर उसके बाद मैंने इनको वीडियोस भेजे ऑफ अबाउट ईच सिविलाइजेशन। और फिर उसके बाद मैंने उनको 2 भेजे, उन्होंने मुझे 4 भेजे। और ऐसे करके उनको आइडिया आने लगा कि कैसे हम गूगल यूज कर सकते हैं टू रिसर्च। मैंने उनको सिखाया कि कैसे आप गूगल करेंगे और उसमें इमेजेस क्लिक करके आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी ऑफ थिंग्स लाइक मॉन्यूमेंट्स, पुराने जैसे पिरामिड्स की बात हुई और जैसे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स की बात हुई। तो ये सब तो हम लोग का रिसर्च था। बट अब फिर बात आई कि इसको सीखेंगे कैसे। तो उसमें जो है नोट्स बनाने की बात आई। तो मैंने उनको बच्चों को सिखाया कि नोट्स कैसे बनाए जाएं, कैसे हम बिकॉज सारी जो इंफॉर्मेशन है, सब इंफॉर्मेशन है ज्योग्राफी में, सॉरी हिस्ट्री में। सो उस इंफॉर्मेशन को या तो हम बुक से पढ़ सकते हैं जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज इन्वॉल्व होगी, जिसमें आप या तो लैंग्वेज याद रखेंगे या तो इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। बट अगर आप इंफॉर्मेशन को ऐसे ग्राफिकली ग्राफिकली लिखेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी और वो आपको लर्न करने में इजी होगा। तो फिर उसके बाद जब हम लोग ने ये सब रिसर्च किया, नोट्स बनाए, फिर बारी आई प्रेजेंटेशन की। तो फिर बच्चों ने जो है प्रेजेंट करना शुरू किया और प्रेजेंट करने पे उनको फीडबैक मिला, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा है तो बाकी स्टूडेंट्स तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही। तो वो क्वेश्चंस में जो है उनको बच्चों को भी समझ में आया कि उनकी इंफॉर्मेशन में गैप्स थे। और फिर उसके बाद उनको ये भी आदत होने लगी कि आपको अगर दूसरे से फीडबैक मिल रहा है, अपनी क्लास में और फीडबैक मिल रहा है, तो आप उसको पॉजिटिवली लें। तो बेसिकली यही पीयर फीडबैक और असेसमेंट का दौर चालू हो गया। बट
हमें क्योंकि डिस्कशंस बहुत सारे करने थे, हमने 4 सिविलाइजेशन के बारे में बात करनी थी, तो कुछ डिस्कशन में तो मैं इन्वॉल्व थी, बट कुछ डिस्कशन इन्होंने अपने आप ही करना शुरू कर दिया और अपने आप ही इन्होंने टाइम सेट किया, डेडलाइन सेट करी कि हम इस टाइम तक नोट्स बनाएंगे या हम इस टाइम तक ऐसे करेंगे। और अगर आप ये एक और स्क्रीनशॉट देखें तो अभी रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम सिविक्स का चैप्टर करेंगे, तो उसने जो है सबको जो है हर एक लेसन का पार्ट डिवाइड कर दिया और इनफैक्ट मेरे को भी एक पार्ट दिया है समझाने के लिए। सो मेरे स्टूडेंट्स एक्चुअली विद ऑल दिस इंग्लिश एंड इन हिस्ट्री, मेरे स्टूडेंट्स, मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिपेंडेंट लर्नर्स बन रहे हैं। वो अपने आप डिस्कशंस इनिशिएट करते हैं, वो अपने आप डेडलाइन सेट करते हैं और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर कर रहे हैं। So that is my success story. Thank you. हेलो एवरीवन, मैं अर्चना हूँ और प्राइमरी सेक्शन में हिंदी पढ़ाती हूँ। इस टेक्नोलॉजी पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का महत्व कितना बढ़ गया है। कोविड-19 के चलते सभी फील्ड्स में, चाहे वो एजुकेशन हो, मार्केटिंग हो या बैंक या अन्य फील्ड, सभी जगह वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन काम चल रहा है। तो हमारे स्कूल में भी जो है इस पर विचार विमर्श हुआ और वीडियो कॉल, कॉन कॉल के थ्रू हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेने के बारे में सोचा। तो व्हाट्सएप में क्लास वाइज ग्रुप्स बनाए गए। इस टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस, प्रयोजन ये था कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और शिक्षा आगे प्राप्त करते रहें। तो हमारे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हम सभी टीचर्स को अप्रैल सेशन में डेस्कटॉप प्रोवाइड किए गए और ताकि हम बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन क्लास लेते रहें। तो पहली बार हमने टेक्नोलॉजी को सीखा और समझा, पर ये इतना आसान नहीं था। समझ में आ गया कि बहुत कठिन है डगर पंगट की। आप लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, पर पहली बार कंप्यूटर को यूज किया, इतना डीप टेक्नोलॉजी को सीखा तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता था, उल्टा सीधा हो जाता था। पहले तो प्लग ही गलत लग जाता था, किसका कौन सा प्लग है और कहाँ लगना है, इसमें भी गड़बड़ हो जाती थी। फिर माइक्रोसॉफ्ट पर पीपीटी बनाना सीखा, तो उसमें ऑडियो डाला तो वो बड़ा सा इंसर्ट हो जाता। मंथली असेसमेंट शीट एक्सेल पर बनाते समय जब मार्क्स भरे तो वो किनारे भाग जाते थे। तो बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा था और बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीजें थी जो गड़बड़ हो जाती थी। तो फिर हम लोग एक दूसरे को तुरंत फोन लगा के गनगना कर हेल्प लेते थे कि भाई बताओ इसको कैसे ठीक करें। तो इस टेक्नोलॉजी से का सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि अब हम घर बैठे या कहीं बाहर भी हो तो आराम से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकती है। तो जैसे हमारे स्कूल की 1-2 टीचर्स हैं, वो बाहर रहती हैं और वहीं से ऑनलाइन क्लास लेती हैं। और हमारी एक सीनियर टीचर शिखा मैम है जो इंडिया से बाहर है, तो वो भी हमारी पीपीटी के लेसन्स को देखकर सजेशन देती हैं, कुछ ऐड करना है तो वो हर तरह से हमारी हेल्प करती हैं ऑनलाइन। भले ही वो फिजिकली हमारे सामने नहीं है, बट उनकी हेल्प हमें मिलती रहती है। और एक इसका बेनिफिट मुझे भी बहुत मिला कि मैंने बहुत कुछ नया नया सीखा और मेरी भी लर्निंग चल रही है। कोविड-19 को मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया है। आज हम सभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को सीखकर इस लेवल पर पहुंच गए कि अब किसी को भी सिखाना हो तो मैं अच्छे से अब सिखा सकती हूँ। तो इसी के साथ हम आगे और भी नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाते जाएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं सना करीम। आज हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, कैसे यूज़ हुई, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पीपीटीज के बारे में। पीपीटी सब टीचर्स ने जैसे बताया कि उन्होंने पीपीटीज बनाई, तो हमने पीपीटीज क्यों बनाई? हमने पीपीटीज इसलिए बनाई क्योंकि हमारा LAUF से टाई अप हुआ था कि वो हमें अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे हमारी पीपीटीज के लिए।
LAUF जो कि एक कनाडा की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमारे बारे में सुना और वो बहुत इंटरेस्टेड थी हमारे साथ काम करने के लिए। तो वो हमारी पीपीटीज को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करती हैं एंड देन उसका लिंक हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे हमारी इजीली पीपीटीज को एक्सेस कर सकें। उस लिंक में एक अच्छी बात ये है कि उसमें टीचर्स के ऑडियो होते हैं, तो बच्चे अगर दिन में नहीं क्लास कर पा रहे हैं तो शाम में भी अगर टीचर ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, अवेलेबल नहीं है, तो टीचर्स के ऑडियो सुन के वो समझ सकते हैं कि उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकता है। अगर कोई बच्चा शहर के बाहर है तो भी एक्सेस कर सकता है। फिर LAUF हमें अपना प्लेटफॉर्म क्विज़ेस और MCQs कराने के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है। क्विज़ेस के लिए उन्होंने हमें एक चीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड करी है कि हमारे बच्चे एक ही टेस्ट को 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब वो अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद उनको फ़ौरन ही रिज़ल्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद वो देखेंगे कि उनको रिज़ल्ट में उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो सेकेंड अटेम्प्ट करने से पहले उनके पास इतना टाइम होता है कि वो अपनी मिस्टेक्स जो भी उन्होंने की है उसको सुधार सकें, चैप्टर्स दोबारा से रिवाइज़ कर सकें। तो ये एक अच्छी बात है, इससे बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए प्रोत्साहन मिलती है। और हमारे बच्चे और हमारी टीचर भी इसके लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डिज़ाइन करती हैं। फिर और हमारी टीचर्स अब ये भी सोच रही हैं कि अब नेक्स्ट टेस्ट जो डिज़ाइन करें वो इस तरह से हो कि जब बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट करें, जब वो दोबारा टेस्ट देंगे तो उसके बाद जब वो आंसर करें तो अगर कुछ गलत होता है तो उनको ये पता रहे कि उनको रीज़न शो करे कि वो आंसर क्यों गलत हो गया है। तो इससे उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्यों आंसर गलत किया है और क्या रीज़न है, तो इससे वो खुद ही स्टडी कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड मैम। देन ये वाइज ऐप, हमारे सीनियर बच्चे वाइज ऐप भी यूज़ कर रहे हैं। वाइज ऐप के 2 एडवांटेजेस मुझे सबसे अच्छे लगे, उसका एक सबमिशन पार्ट है और दूसरा लाइव क्लासेस है। सबमिशन जो है वो आपका ऑन क्लाउड होता है, बच्चे अपना असाइनमेंट जो आपको सेंड करेंगे वो क्लाउड पे सेव होगा, इससे आपके फ़ोन की मेमोरी सेव होगी। और लाइव क्लासेस ये है कि आपको 2G नेटवर्क पे प्रोवाइड होगा, इससे आपके जो जब भी कोई लाइव क्लासेस लेंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम कम होगा। और इससे थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन ये होगा कि आप कभी भी डिस्कशन रूम से कभी भी स्विच कर सकते हैं। आपको बच्चों को देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, अटेंटिव है कि नहीं, तो आप ऑल ऑफ सडन आप स्विच कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। फिर कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जो पीपीटी से बच्चों को क्लियर नहीं हो रहे थे, तो उनके लिए हमारी टीचर्स ने वीडियोस भी बनाए, तो वो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। कभी कभी कुछ एक्टिविटीज़ भी हुई तो उसके लिए बच्चों ने भी अपने वीडियोस बनाए, तो वो वीडियोस भी हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो इससे बच्चों को भी इंकरेजमेंट मिला कि उनके वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। और ये पीपीटीज और ये वीडियोस सारे सब हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और ओपन टू ऑल हैं। हमारे ही बच्चों के अलावा और भी दुनिया भर के लर्नर्स हैं जो अब इन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, सारे लर्निंग मटेरियल्स को हमारे, और इसके लिए हमें बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू। थैंक यू सना। बीच में रिचा की बात थोड़ी स्किप हो गई, अंजलि के बाद बोलना था, तो रिचा आप कुछ कहना चाहोगे? जो अंजलि ने अपना एक्सपीरियंस बताया, इसी क्लास में रिचा की बेटी सुमेधा भी पढ़ती है, तो वो भी कुछ कहना चाहेगी एज अ पेरेंट। रिचा। जी मैम, नमस्ते, मैं रिचा जो कि केके एकेडमी में प्री प्राइमरी में पढ़ाती हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने एक अभिभावक के रूप में उपस्थित हूँ, क्योंकि मेरी बेटी सुमेधा श्रीवास्तव जो कि क्लास 6 में पढ़ती है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि क्लास 6 में हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के लिए विषय के प्रति और अधिक उनको कैसे जागरूक करा जाए या उस विषय को और अधिक उनके लिए कैसे रुचिकर बनाया जाए, इस कार्य को बखूबी निभाया है हमारी अंजलि मैम ने। और क्योंकि इसमें इन्होंने कई नए नए प्रयोग किए और नई नई चीजों की शुरुआत की,
और उन्होंने इसके द्वारा बच्चों में सारा इंटरेस्ट बढ़ता रहे, ऐसी कई चीजें नई नई उन्होंने रिसर्च के दौरान करवाई। दूसरा पॉइंट जो है मैंने देखा है शिक्षिका का व्यवहार, क्योंकि वो बच्चों में इतना घुल मिल गई कि बच्चों में एक डर नहीं था कि किस तरह हम मैम से कोई क्वेश्चन पूछें या कोई सवाल करें, तो उनमें कोई संकोच नहीं था। और इसका प्रभाव मैंने सुमेधा में ये देखा कि उससे पहले से कहीं अधिक इम्प्रूवमेंट हुआ है कई चीजों को लेकर। जैसे कि मैम ने अभी बताया कि पॉजिटिवली बच्चे चीजों को लेने लगे, कोई भी काम कर रहे थे अगर ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे और एक दूसरे का करेक्शन भी कर रहे थे, अगर उसमें कोई चीज बच्चे ने गलत की है दूसरा उसको बता रहा है तो उसको निगेटिवली ना लेकर उन बच्चों ने पॉजिटिव लेना सीखा। तो एक बड़ी चीज तो ये सामने आई कि थिंकिंग उनकी पॉजिटिव हो गई और पहले से अधिक कॉन्फिडेंट हो गई है। और स्टोरी के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि पहले भी जैसे वो स्टोरी लिखती थी या उसको स्टोरी लिखना अच्छा लगता था, लेकिन अब स्टोरी लिखने में भी काफी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अब जो स्टोरी वो लिखती है उसमें भी जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या सोच रहे हैं या उनकी क्या फीलिंग है, उनको सोच समझकर अब वो कहानी क्रिएट करने लगी है। तो ये सब बातें मैंने इस दौरान देखी, उसमें जो काफी इम्प्रूव हुआ है। और अब मैं यही चाहती हूँ कि यही नई तरीके नए सोच आगे भी जारी रहें, जिसके द्वारा बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू। थैंक यू रिचा। सॉरी तुम्हें बाय चांस स्किप हो गया। ओके दीना। हेलो एवरीवन, मैं वीना बोस प्री प्राइमरी टीचर हूँ। मैं आज आप लोग को बताऊंगी शाम की क्लासेस के बारे में। तो हमारे स्कूल में लगभग 70 बच्चे आरटी के हैं जिनके पेरेंट्स बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे में उनको स्कूल के बाद देखने वाला कोई भी नहीं था जो उनका होमवर्क देख सके या क्लास वर्क समझा सके या उनकी पढ़ाई में हेल्प कर सके। तो ऐसे में एक तो गवर्नमेंट का भी ऑर्डर आ गया कि हम किसी को फेल नहीं कर सकते हैं, हमको हर किसी बच्चे को प्रमोट करना ही है। तो हमारे दिमाग में ये आया कि ये बच्चे अगर प्रमोट कर दिए जाएं और इनको पिछली क्लास की पढ़ाई ठीक से समझ में नहीं आई तो आगे की क्लासेस हमेशा ही इनके लिए टफ रहेंगी और ये सही नहीं रहेगा इनके साथ। तो कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई में हेल्प करने के लिए हमने डे बोर्डिंग के बारे में सोचा, जो कि स्कूल खत्म होने के बाद जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद 2 घंटा एक्स्ट्रा बच्चों को दिया जाता था। इन 2 घंटों में डे बोर्डिंग टीचर को क्लास वर्क होमवर्क में हेल्प कराती थी और इनको तैयार कराना लर्निंग वर्निंग में हेल्प होती थी। तो ये स्कूल के दौरान चीजें चलती थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें कोई फीस नहीं ली जाती है बच्चों से। तो सारे ही आरटी बच्चे हमारे इससे जुड़ गए और पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी थे क्योंकि उनको बहुत बड़ी हेल्प मिल रही थी स्कूल के बाद ये बच्चों को पढ़ाने वाली। अब ऑनलाइन क्लासेस में इसको कैसे किया जाए उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो हमने सबसे पहले इसके लिए पेरेंट्स को फोन करके पूछा कि क्या वो इवनिंग क्लासेस के लिए रेडी हैं, बिकॉज मॉर्निंग में एक बार क्लास कर लिए पता नहीं हो सकता है वो इवनिंग में रेडी हो कि ना हो, क्योंकि एक टाइम हमने डिसाइड किया कि शाम के टाइम पे पेरेंट्स के पास मोबाइल रहेगा जो बच्चों को दे सकते होंगे, तो मे बी वो टाइम एक गैप भी हो जाएगा स्कूल के बाद का, तो वो रेस्ट होकर के फिर दोबारा पढ़ाई कर सकते हैं। तो पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे इस बात को सुनकर के कि हम ये इवनिंग क्लासेस उनके लिए शुरू कर रहे हैं। रीजन ये था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी उनको समझ में उतनी आ नहीं रही थी, उनको हेल्प की जरूरत थी और बच्चों को भी आदत थी स्कूल के बाद पढ़ाई करने की। तो हमने ये शाम की क्लासेस शुरू करी, टाइमिंग 6 to 8 2 घंटा दिया और इसमें हमारे ये बच्चे जुड़ गए आरटी के, जिनमें हम लोग CW SW उनको हेल्प करवाते थे, करवाते हैं अभी भी। और सबसे प्लस पॉइंट ये रहा, ये जो अभी सना मैम ने बताया जैसे कि हमारी टीचर्स पीपीटी बनाती है, तो पीपीटी के थ्रू हमारी टीचर्स हम लोग को हमेशा बता देती हैं कि आज हमने क्या पढ़ाया, उन्होंने पीपीटी सेंड कर दी। अब उस पीपीटी में हमको सारे लेसन प्लान दिख जाते थे कि आज क्या पढ़ाया, क्या CW है, क्या HW है, इवन बुक्स के पेजेस भी आ जाते थे। तो उसके थ्रू बड़े इजीली हम अपनी इवनिंग की क्लासेस में बच्चों को हेल्प कर पाते हैं पढ़ाने में। तो ये तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू ही हो गई, प्लस टीचर से हमारी फीडबैक भी आती रहती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनका हमेशा अच्छा ही रिस्पांस आता है कि बच्चों को बहुत हेल्प मिली और इवनिंग क्लासेस की वजह से उनमें बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो मॉर्निंग की क्लासेस में वो ओरल वर्क बहुत ही कॉन्फिडेंटली देते हैं जो पहले नहीं दे पा रहे थे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था।
तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प थी और ये बहुत ही अच्छा हमारा रिजल्ट रहा इसका। और दूसरी चीज ये कि जितनी एनर्जी उनके मॉर्निंग में रहती थी उससे डबल एनर्जी उनकी इवनिंग में भी वैसी ही रहती है। ऐसा नहीं कि वो बोर फील कर रहे हैं, दोबारा क्लास नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि वो 6 बजे की क्लास होती है, वो 5:30 या 5:15 से अपनी अटेंडेंस लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि इवनिंग की क्लासेस हों। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज ये रही हमारे इन इवनिंग क्लासेस में वो बच्चे भी जुड़ गए जो बच्चे मॉर्निंग क्लासेस किसी वजह से नहीं कर पाते थे। सपोज किसी के घर में 2 बच्चे हैं, किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, या मॉर्निंग में बच्चों के पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है जो पापा ले जाते हैं ऑफिस, तो इन बच्चों को भी हमने शाम की क्लासेस में जोड़ लिया कि वो मॉर्निंग मिस कर रहे हैं तो इवनिंग में हमारे साथ उन चीजों को पढ़ सकें दोबारा से। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास एंड्रॉइड नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस तो उनके लिए एकदम ही ना इवनिंग ना मॉर्निंग में कर नहीं सकते थे। तो ऐसे में हमने उन लोगों के लिए वर्कशीट तैयार करी जो कि स्कूल में हम लोग मैम को सेंड कर देते हैं और हर सैटरडे वो पेरेंट्स वहां से जाकर स्कूल से कलेक्ट कर लेते हैं और एक हफ्ता पूरा वो उसको कंप्लीट करके देन नेक्स्ट वीक में आकर के वो फिर दूसरी वर्कशीट ले जाते हैं। तो ऐसे में हमने किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं किया है। हम चाहते हैं सारे ही बच्चे इसका फायदा उठाएं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये हम लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं इवनिंग क्लासेस और उन बच्चों को भी हम ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं वर्कशीट के थ्रू, तो कुछ मिस नहीं हो रहा है हमसे। और सबसे अच्छी बात जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है हमारे बच्चों का। तो ये है मॉर्निंग की क्लासेस का। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रश्मि प्रसाद है और मैं केके एकेडमी में क्लास 5 to 7 हिंदी पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैं क्लास 1 और 2 में डे बोर्डिंग भी लेती हूँ। इस समय मैं इवनिंग क्लासेस कर रही हूँ 1 और 2 के बच्चों के साथ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग किस तरह से ये ऑनलाइन सेशन में किस तरह से हम लोग बच्चों का होमवर्क और क्लास वर्क और होमवर्क कैसे चेक करते हैं। तो जिस तरह अभी सारे मैम लोगों ने बताया कि हम लोग रिटर्न वर्क ऑडियो वीडियो मोड में बच्चों को वर्क सेंड करते हैं, उसी तरह बच्चे भी हमें रिटर्न में ऑडियो वीडियो मोड में ही वर्क वापस सेंड हमें करते हैं, जो वो कंप्लीट करते हैं, जो उनको वर्क दिया जाता है। तो उसको चेक करने के लिए जो रिटर्न वर्क होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग व्हाट्सएप पिक्चर एडिट का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में कि हम लोग उसमें व्हाट्सएप पिक्चर एडिट के द्वारा हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं, कहाँ पर मात्राएं गलत है, कहाँ पर स्पेलिंग्स में गलती है, क्या सुधार करने की जरूरत है, वो सारी चीजें बताते हैं। अगर कोई सेंटेंस बहुत बड़ा होता है और बच्चों को इसमें सुधारने में दिक्कत हो रही होती है तो हम उसके लिए ऑडियो सेंड करते हैं और बताते हैं कि कहाँ पर बच्चे ने क्या गलती की है और कहाँ पर उनको करेक्ट करने की जरूरत है, और तो बच्चों को वो चीजें समझने में आसानी होती है। इसी तरीके से हम लोग ऑडियो वीडियो जब मंगाते हैं बच्चों से, बच्चे सेंड करते हैं हमें, तो उसका मेन रीजन होता है कि बच्चों का उच्चारण शुद्ध करना, वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर उनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही, उस चीज को सुधारने के लिए हम लोग ऑडियो वीडियो मोड में बच्चों से वर्क मंगाते हैं। और जहाँ पर बच्चों का उच्चारण गलत होता है, कहाँ पर उन्होंने क्या बोलने में मिस्टेक की होती है, वो बताने के लिए हम लोग उनको ऑडियो सेंड करते हैं, उनको बताते हैं कि कहाँ पर गलती की है, या लिख कर भी बताते हैं कि कहाँ पर उनको सुधार करने की जरूरत है, तो जिससे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। फिर जब बच्चे उस चीज को सुधार करके हमें सेंड करते हैं तो हम को देखते हैं, जब चेक करते हैं कि कहाँ पर बच्चों ने को समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, तो हम उनको फिर से उसको बताते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो मिस्टेक हो रही है उनको बोले, उनका उच्चारण करें और उसको लिखने की कोशिश करें, क्योंकि लिखने से और ज्यादा उनको समझने में आसानी होती है। इसी तरीके से अभी इसी सैटरडे हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग रखी थी पेरेंट्स के साथ। इससे हमें पेरेंट्स के साथ भी जुड़ने का मौका मिला, उनका भी फीडबैक हमें मिला, जो कि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। और इससे हमें भी पता चला कि पेरेंट्स का क्या फीडबैक हमें, मतलब इस पूरे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो बस हम लोग इसी तरीके से ये वर्क कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। तो ये थी हमारी टीम आज की, जो आज आपके सामने बोल रहे थे। अभी सबकी शक्ल दिखाई देगी। मैंने ये फोटो जानबूझ के लगाई है। ये हमारी टीचर्स डे की एक्टिविटी थी, जो हम लोग बहुत सैड थे कि इस टीचर्स डे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे मनाएंगे इस स्पेशल दिन को।
तो इस दिन सबको साड़ी पहननी थी, लेकिन एक अलग अंदाज में। तो अलग अंदाज में साड़ी पहन करके अपनी फोटो भेजनी थी, और फिर वही स्टाइल में हम लोगों ने फिर जूम पे मीटिंग की और चाय पे चर्चा की। तो यही कहना चाहूंगी कि मस्ती भी रही बहुत। ऑनलाइन के होते हुए हमें लगा कि एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मस्ती कम नहीं होनी चाहिए, तो वो भी बनी रही। तो थैंक यू ऑल। मैं जस्ट कंक्लूड, इसको बंद करती हूँ। बंद करूं या अभी आप सुंदर देवियों को और देखेंगे? नहीं। बहुत ही अच्छा रहा। तो जस्ट एक चीज मैं करते समय बोलना चाहूंगी, वो ये कि मेरा खुद का पर्सनल जो फीलिंग रही इस ऑनलाइन को लेकर के, जो बच्चों में चेंज नजर आया, सबने बोला कि बहुत कॉन्फिडेंट एक्सेट्रा। मुझे लगता है कि मेरे नजरिए में एक शब्द सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है, वो है एम्पावर्ड। हर बच्चा एम्पावर्ड फील कर रहा है उस हद तक जैसे मैंने कभी इतने साल में 30 साल में नहीं देखा। जिस तरह से बच्चे मुझसे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, तो हर बच्चे, हर पेरेंट के पास मेरा नंबर है। वो कभी कभी बहुत थका देते हैं मुझे, लेकिन मुझे ये सुन करके और देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि जिस बच्चे ने मुझसे इतने साल में एक शब्द नहीं बोला, वो शायद आंख मतलब साइड से निकल जाता हो कि लक्ष्मी मैम मुझे कहीं देख ना ले, वो मुझे शाम के 8 बजे मैसेज कर रहा है बच्चा और पूछ रहा है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर आप हेल्प करेंगी मुझे, क्योंकि बाय चांस मैं उस क्लास में उस टाइम पे मैंने कुछ पूछा था। तो मैंने एक दिन, मैं बहुत थक गई थी, मैंने उससे कहा बेटा नहीं प्लीज अभी नहीं, मैं कल बताऊंगी। तो उसका तुरंत जवाब आया, क्वेश्चन आया, मैम व्हाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा पहले कोई रूड सा, ब्रिस्क सा सोचा आंसर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये फिर वो बच्चा कभी फिर से नहीं हिम्मत करेगा। तो मैंने उसको आंसर दिया, बेटा आई एम कुकिंग डिनर राइट नाउ। तो फिर वो चुप हो गया। तो इस तरह से बच्चे भी खुल गए हैं